चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं वन एवं वन्य जीव संरक्षण के बारे में, जिसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और आपको पता होगा, देखिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन प्रकृति में ही परिवर्तन जो है मानव जगत के लिए काफ़ी भयानक भविष्य की एक धुंधली तस्वीर के रूप में दिखाई दे रहा है। और मानव द्वारा जो है काफ़ी हस्तक्षेप, यानी प्रकृति में अत्यधिक हस्तक्षेप, संसाधनों का दोषपूर्ण दोहन, पर्यावरणीय प्रदूषण आदि ने जो है जैव विविधता को अत्यधिक प्रभावित किया है। यदि समय रहते जैव विविधता जो ह्रास हो रहा है उसका संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य की जो पीढ़ियां है हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे जो है कंप्लीट रूप से अध्ययन करने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ इसके क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे हल करेंगे ताकि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिल सके। तो भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के जो सबसे समृद्ध देश उसमें से एक है। और यहाँ विश्व की सारी जो प्रजातियाँ हैं, सारी जैव उपजातियां है उसका अगर बात करें तो 8% जैव उपजातियां, जिसके अंतर्गत हम देखें तो 16 लाख, लगभग 16 लाख यहाँ पे पाई जाती है। और एक अनुमान के आधार पर अगर देखें तो 10% यहाँ पे वनस्पति जगत, वन्य वनस्पति जगत, और दूसरा 20% स्तनधारी जो है वो लुप्त होने का खतरा देखने को मिलता है। इनमें चीता जो है, चीता देखने को मिलता है, गुलाबी सिर वाली बतख है, पहाड़ी कोयल है, जंगली चित्तीदार उल्लू है, और जानवर एवं मधुका, और जो बहुत सारे जो घास के प्रजातियां हैं वो भी पौधे इसमें शामिल है। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया 1972 में। इसके प्रावधानों के अधीन गठित भारतीय वन्य जीव बोर्ड एक वैधानिक सलाहकार संस्था है जो कि इससे संबंधित निगरानी रखने का काम करती है। और ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनमें दीर्घकालिक रूप से प्रकृति के संरक्षण से जुड़ी पारितंत्र की जो सेवाएं है और सांस्कृतिक महत्व को वैधानिक एवं अन्य उपायों में संरक्षित किया जाता है, ये कहलाते हैं संरक्षित क्षेत्र, जिसे प्रोटेक्टेड एरिया हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के तहत हम बहुत सारी चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जैव विविधता संरक्षण, जिसके अंतर्गत हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो स्वस्थानीय संरक्षण और एक बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो ये देखिए स्वस्थानीय के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है, जैव मंडल आगार देखने को मिलता है, पवित्र उपवन एवं झील, समुदाय एवं संरक्षण आगार। पर बाह्य स्थानीय के अंतर्गत बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, इसके अलावा वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वस्थान, जिसके अंतर्गत देखिए आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं। तो स्वस्थान का मतलब होता है जैव विविधता संरक्षण की वह विधि जिसमें जीव जंतुओं का संरक्षण उन्हीं के प्राकृतिक अधिवास में कर दिया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इस विधि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान जो है, बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ हमको देखने मिलती है। तो राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर लेते हैं, कुछ ओवरव्यू। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र को बचाए रखने के लिए जो है, जिसे मतलब स्थान पर समस्त जीव जंतुओं वनस्पति को संरक्षित कर दिया जाता है, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और यहाँ देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972, ये हमने देखे अभी। जो है किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्य को देता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में जंतुओं का शिकार, वन्य जीव जंतुओं के आवास पर अतिक्रमण, हथियार प्रयोग, कृषि आदि जो समस्त मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती है। इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात करें, जिसे सेंचुरी बोला जाता है, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जिस स्थान पर जाति विशेष जानवर को संरक्षित किया जाता है उसे वन्यजीव अभ्यारण्य बोलते हैं। और इसमें भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य को किसी जैसे कि स्थान जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जहाँ पर जो पर्याप्त जैविकीय भू आकृतिक जीव जंतु वनस्पति आदि की बहुलता हो, तो यहाँ पे जो है वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने की शक्ति दिया जाती है। अभ्यारण्यों का निजी स्वामित्व भी हो सकता है एवं यहाँ राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा जो है कम प्रतिबंध होता है। जैव मंडल आगार की अगर बात करें तो जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है, या जैव मंडल आगार या जीव मंडल जिसे आरक्षित विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है, जिन्हें यूनेस्को, अच्छा यूनेस्को का फुल फॉर्म बताइए। तो यूनेस्को के मानव और जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है जैव मंडल आगार की 1975 में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये तो हम पूरा बाद में विस्तार से देखें, क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। ये पवित्र उपवन एवं झीलों की अगर बात करें तो यहाँ देखिए IUCN के अंतर्गत ये अनुसार जो है पवित्र उपवन प्रकृति की जो है आराधना का एक रूप है। इसके अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक व प्राकृतिक महत्व के वनों एवं वनस्पति को संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा समुदाय और संरक्षित आगार की अगर बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संशोधन 2002 के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो किसी व्यक्ति या संस्था के स्वामित्व में हो एवं जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य व संरक्षण आगार के अंतर्गत शामिल नहीं है, राज्य सरकार उसे जीव जंतुओं व समुदाय के संरक्षण हेतु समुदाय आगार घोषित कर सकती है।
तो ये हमने देखे कुछ विशेष। उसके बाद हम देखेंगे बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो इसके अंतर्गत हमको जैव विविधता संरक्षण की इस विधि के अंतर्गत जीव जंतु एवं वनस्पति का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास के बाहर किसी विशेष सुरक्षित स्थान पर किया जाता है, इसलिए इसको बाह्य स्थानीय बोलते हैं। बाह्य स्थानीय जो होता है संरक्षण विधि बड़े जंतुओं के लिए संरक्षण का सबसे प्रभावशाली तरीका है। इस विधि में जो है जीव जंतु की पहचान, उनके प्रतिस्थापन के लिए अनुकूल पर्यावरण का निर्माण आदि हेतु जो है तकनीक, परितंत्र ज्ञान एवं कुशल रणनीति प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस विधि के अंतर्गत कृषि की महत्वपूर्ण प्रजातियों का संरक्षण बीज बैंक के माध्यम से किया जाता है। वनस्पति इसकी जो है देशज और विदेशज जो दुर्लभ प्रजाति है उसका संरक्षण बॉटनिकल गार्डन में किया जाता है। समुद्री या जलीय जीवों की जो है संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण यहाँ पे एक्वेरियम में किया जाता है। चिड़ियाघर के माध्यम से देश की संकटग्रस्त एवं संवेदनशील प्रजातियों को सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। दुर्लभ जीनों को जीन बैंक के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। इसके अलावा जैव विविधता संरक्षण हेतु भारतीय जो प्रयास है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, वन्य जीव संरक्षण हेतु 1894 में भारत की प्रथम वन नीति की घोषणा की गई और वर्ष 1952 में भारत की नई वन नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा की गई। 1988 में संशोधित भी किया गया जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान थे। तो यहाँ देखिए देश में 33% भाग वन लगाना जरूरी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ, ये भी आपको देखने को मिलता है। इसी के अलावा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 18 फरवरी 1994 जैव विविधता अभिसमय का अनुसमर्थन किया गया। 2008 में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना बनाई गई। 2002 में जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया। यूनेस्को की मानव एवं जीव मंडल जो योजना है उसके तहत भारत सरकार ने वनस्पति जगत और प्राणी जगत के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। 2011 की अगर बात करें तो देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर जो है हस्ताक्षर किए। इसके अलावा देश की संकट ग्रस्त जो जीव प्रजाति है उसके संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, गेंडा परियोजना 1987 ये प्रारंभ की गई। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर से संबंधित। हम बात करते हैं आप जो इसके इम्पोर्टेंट चीज़ है। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया आपके फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊँ तो फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 मास से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है तो 1 मास से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट। तो यहाँ देखिए अभ्यास प्रश्नों की अगर बात करें तो ये अभ्यास प्रश्न में हमको देखने मिले कुछ पिछले वर्ष में आए हुए जो कुछ क्वेश्चन है जो कि आईएएस पीसीएस अन्य स्टेट यानी कि बिहार पीएससी यूपी पीएससी इसके अलावा एमपीपीएससी इन सभी में जो क्वेश्चन आए उनको हम देखेंगे और कुछ मॉडल क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक एक करके। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान हमको देखने को मिलता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट जिसको बोलते हैं। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आप देखिए 1936 में स्थापित जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल जिलों में स्थित है। और हेली राष्ट्रीय उद्यान था इसका नाम पहले, बाद में इसका नाम जो है जिम कार्बेट के नाम पर इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं जिम कार्बेट की प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, देखिए कार्बेट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में। निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए और यहाँ देखिए उपयुक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है। तो आप देख सकते हैं बांदीपुर है, बांदीपुर हम देख सकते हैं कर्नाटक में। उसके बाद आप देखिए भीतरकनिका ये नहीं है। इसके अलावा मानस भी है और सुंदरबन भी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा जो आंसर है वो है ये वाला, केवल 1, 3 और 4। तो यहाँ देखिए आप देख भी सकते हैं
प्रोजेक्ट टाइगर जो है, जैसे मध्य प्रदेश में कौन कौन से है, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, उत्तराखंड। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी में आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में यदि कछुए की एक प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसके निहितार्थ क्या है, मतलब इसके पॉजिटिव में क्या होगा, मतलब इसकी कंडीशन में कौन सही होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को है, तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी के जो बी है, सी है और डी, ये तीनों इसके जो है यहाँ पे आंसर नहीं है। तो ए वाला यानी कि इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसे कि बाघ को है, ठीक है। तो यह हमको यहाँ पे इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कुछ उपबंधों के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से जो है प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता। तो ये सही उत्तर हमको बताना है। तो देखिए घड़ियाल का शिकार नहीं किया जा सकता, भारतीय जंगली गधा का और जंगली भैंसा, तीनों का यहाँ पर शिकार नहीं किया जा सकता, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर होगा। उसके बाद जैव विविधता के साथ जो है साथ साथ मानव के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। तो यहाँ देखिए वनस्पति उद्यान ये नहीं है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी नहीं, राष्ट्रीय वन भी नहीं। तो यहाँ जीव मंडल निश्चय नहीं, जैव मंडल रिजर्व, ये इसकी जो है स्थापना करने के निहित है, ठीक है, मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ देखिए हमको देखने को मिलता है सही कथन, मतलब जो है देखिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन नहीं है, या मतलब यहाँ हम देखें, देखिए राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा रेखा है विधान से परिभाषित होती है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे इसका ऑप्शन में आएगा सही में, ठीक है। और आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जगत और प्राणी जगत की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए गलत है। वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित जैवीय हस्तक्षेप अनुमति होती है, बिल्कुल सही है। तो दोनों 1 और 3 यहाँ पे इसके आंसर होंगे, यानी सी नंबर का। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए कथन 1 सत्य है और राष्ट्रीय उद्यान की सीमा का निर्धारण राज्य द्वारा अधिसूचना के पश्चात संबंधित संरक्षित क्षेत्र यानी कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नियम के तहत लागू है। दूसरा कथन सत्य नहीं, क्योंकि आरक्षित जैव क्षेत्र के अंतर्गत जीव जो है जंतुओं की समस्त मौजूद गतिविधियों का संरक्षित किया जाता है, ये जो है इसलिए गलत था। तीसरा सही था, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों में सीमित जैवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये नहीं की जगह सही होगा, ठीक है, ये आपको सुधारना है यहाँ पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, जैव मंडल, आगार और अवस्थिति उनकी देखना है। तो देखिए यहाँ पे जो है सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर कौन सा, नौकरेक केरल में, ये गलत है। मानस असम में, ये बिल्कुल सही है। दिहांग दिबांग मेघालय में, ये भी गलत है। अगस्तमलाई अरुणाचल प्रदेश, ये भी गलत है। तो 1, 3 और डी, मतलब जो ए, सी और डी गलत है, बी बस सही है। तो बी नंबर का हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब आप देख लीजिए, देखिए कौन सा राज्य में क्या है, देखिए नीलगिरी जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में नंदा देवी, नौकरेक आपको मेघालय में देखने को मिलेगा, मानस असम में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। उसके बाद ग्रेट निकोबार सिमलीपाल उड़ीसा में, डिब्रू सखोबा असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्तमलाई तमिलनाडु एवं केरल में, और बहुत सारे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखिए रणथंबोर, ये नहीं है। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर ये नहीं है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। फिर मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, ये भी नहीं है। ताल छापर अभ्यारण्य कुचुरु, ये भी नहीं है। तो बी नंबर का हमारा राइट आंसर है, जिसके अंतर्गत मतलब जो है राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो जोड़ी बनाई गई है वो इनमें से 3 सही है और 1 नहीं है, तो 1 नहीं है उसको बताना। तो बांदीपुर जो है कर्नाटक में, बिल्कुल ये सही है। राजा जी उत्तराखंड में, ये भी सही है। सिमलीपाल उड़ीसा में, ये भी सही है। तो पिन वैली जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो राइट आंसर भी हमारा डी होगा। और पिन वैली कहाँ पे है, यहाँ आप देख भी सकते हैं। देखिए ये जो आपको दिया गया है, देखिए जम्मू कश्मीर के कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, देखिए दचिगम जो है ये बाकी चीज़, और हिमाचल प्रदेश के भी दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है पिन वैली जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, ना कि जम्मू कश्मीर में। तो आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के भी देख सकते हैं, और बाकी आप देख सकते हैं। देखिए हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा बाकी और देख सकते हैं, जैसे झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, सिक्किम, मेघालय, अंडमान निकोबार, इन सभी के आप देख सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में।
चलिए अगला क्वेश्चन है, असम स्थित मानस अभ्यारण्य जो है जाना जाता है, तो ये किसके लिए जाना जाता है? ये बाघों के लिए। बी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। और आप बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं, जैसे कि विशेष प्रजाति और उनसे संबंधित अभ्यारण्य, जैसे जंगली गधा के लिए गुजरात, एक सींग वाले गैंडा के लिए असम काजीरंगा, ठीक है, और असम में सफ़ेद भालू के लिए जम्मू कश्मीर। तो बाकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, ये सफ़ेद बाघ के लिए वन विहार, ये आपको याद रखना मध्य प्रदेश के संबंध में। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो यहाँ देखिए, ये जो है अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पे पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। और बाकी भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपको दिया गया है, तो इनको भी आप पढ़ सकते हैं, या पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ में आप इनको पढ़ सकते हैं। एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में जो है किस संदर्भ में देखा जाता है? तो यहाँ देखिए, ये किससे संबंधित होता है? ये बाघ अभ्यारण्यों से संबंधित होता है, बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव से संबंधित होता है एम स्ट्रिप्स शब्द, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है, और इसका मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंसेंटिव इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एम स्ट्रिप्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो ये हाथी परियोजना की शुरुआत की गई 1992 में, राइट आंसर बी होगा। और बाकी चीज़ भी आप देख सकते हैं, जैसे आप देखिए 1970 में, 70 में क्या क्या किया गया, 72 में, 73 में तो आपको पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर। बाकी चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पारिस्थितिक दृष्टिकोण में जो है पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो ये देखिए, शेषाचलम जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये जो है पारिस्थितिक दृष्टिकोण में पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। 29 जुलाई यहाँ पे बी नंबर का राइट आंसर होगा, ठीक है। और राष्ट्रीय बाघ दिवस आपको 14 फरवरी में देखने को मिलता है। फिर इसके बाद देखिए, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, तो बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण खेजड़ी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है, भारत का पहला जीव मंडल निश्चय कौन सा है? जीव मंडल निश्चय की अगर बात करें तो ये जो आपको नीलगिरी जीव मंडल देखने को मिलता है, डी नंबर का राइट आंसर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जो है नीलगिरी जैव मंडल निश्चय में शामिल है? तो शामिल कौन कौन से है? तो देखिए, आपको ऊपरी नीलगिरी भी देखने को मिलता है, साइलेंट वैली भी देखने को मिलता है, सिंधु वानी भी देखने को मिलता है। तो उपयुक्त सभी यानी कि सभी 1 2 3 आपको यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलता है। भारत में निम्नलिखित में से किन जैव मंडल निश्चय को यूनेस्को द्वारा वैश्विक नेटवर्क पर मान्यता दी गई है? तो नंदा देवी भी यहाँ इसका राइट आंसर है, नीलगिरी भी यहाँ पे है, सुंदरबन भी है, मन्नार की खाड़ी, यानी कि चारों, डी नंबर का राइट आंसर 1 2 3 4। इसके अलावा भी आप यहाँ देख सकते हैं 11 टोटल है, तो 11 को आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। नंदा देवी जैव मंडल निश्चय के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर सही कथन का चुनाव करना, तो यहाँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। इस जैव मंडल निश्चय में हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और मुर्गा आदि पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही, सी नंबर का राइट आंसर। इसके बाद है, निम्नलिखित में से जो है कौन से कथन सत्य है? तो यहाँ देखिए, सुंदरबन जैव मंडल निश्चय गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है, ये बिल्कुल सही। सुंदरबन जैव मंडल निश्चय में शेर जैसी जो पूंछ वाले बंदर है सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है, ये गलत है। तो यहाँ पे एक मतलब जो ए नंबर का है वो राइट आंसर है, ठीक है। और यहाँ देखिए, शेर जैसी पूंछ वाले जो बंदर है नीलगिरी जैव मंडल में निश्चय सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, और ये संकटग्रस्त है, ठीक है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य का जो है चयन किया गया है? तो ये पालपुर कुनो है, ठीक है। पालपुर कुनो यहाँ पे इसका राइट आंसर है, जो कि मध्य प्रदेश में शिवपुर में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो 3 सही वाले को देखना है और बाकी को एक गलत वाले को। तो यहाँ देखिए, हिमालय वन अनुसंधान केंद्र शिमला में है। उसके बाद देखिए, शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र श्रीनगर में नहीं है। पर्णपाती वन संस्थान जो है जबलपुर में। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान जो है जोधपुर में। तो बी नंबर का यहाँ पर राइट आंसर होगा, शीतोष्ण वन अनुसंधान जो केंद्र है वो श्रीनगर में नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, जो शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र है वो यहाँ पे श्रीनगर में ना होकर शिमला में है, और बाकी की चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, और बहुत सारे आपको दिए हैं जो अनुसंधान केंद्र है, उनको भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन से संबंधित कौन कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे, चंडी प्रसाद भट्ट ये भी थे, ठीक है। और यहाँ देखिए, गौरा देवी, ये तीनों थे, और बाकी जो चौथा थे वो नहीं थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ देखिए 1 2 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पांडुरंग जो हेगर थे वो नहीं थे इससे संबंधित।
और बाकी आंदोलन भी आपको दी है, चिपको आंदोलन है, एपीको आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, साइलेंट वैली आंदोलन, इनको भी आप देख सकते हैं। कुछ आंदोलन और उसके प्रणेता भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 3 सही सुमेलित वाले देखना पड़ेगा। तो देखिए, जल प्रदूषण नियंत्रण 1975 ये गलत है। उसके अलावा जल प्रदूषण रोकथाम उपकर अधिनियम ये बिल्कुल सही है। जब वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम ये भी बिल्कुल सही है। ध्वनि प्रदूषण कानून ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला नंबर का हमारा जो है गलत है, यानी कि ए नंबर का ही राइट आंसर होगा। और जल प्रदूषण नियंत्रण आपको देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ देखिए जल जो बाकी की आपको दी हैं, जैसे कि देखिए पर्यावरण संरक्षण 1986, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण जो पर्यावरण न्यायाधिकरण 1995, पर्यावरण अपीलीय जो प्राधिकरण 1977, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण विधेयक 2009, फिर भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण अधिनियम 1980, अनुसूचित जाति परंपरागत जो वनवासी उनसे संबंधित अधिनियम 2006, वन्य जीव जो अधिनियम आता 1972, जीवों के प्रति क्रूरता निरोध अधिनियम 1960, पादप किस्मों से संबंधित जो था 2001 में, जैव विविधता अधिनियम 2002, जल प्रदूषण नियंत्रण ये था 1974 ना कि 1975, इसलिए वो गलत था। बाकी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित भारत का सबसे बड़ा एनजीओ है तो कौन सा है? तो ये है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसे देखिए इंग्लिश में भी बोल सकते हैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बी नंबर का राइट आंसर होगा। इसके बाद भारत के पक्षी पुरुष के रूप में विख्यात है, पक्षी पुरुष के रूप में कौन विख्यात है? सलीम अली। सलीम अली यहाँ पे इसका राइट आंसर है, सी नंबर का। ठीक है, और बाकी चीज़ भी आप देख सकते हैं, पर्यावरण इंजीनियर जीडी अग्रवाल, वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, हीरो ऑफ इन्वायरमेंट माइक पांडे, आइसमैन ऑफ इंडियन जो है चेवांग नेफरल, और बहुत सारी चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे टाइगर मैन ऑफ वर्ल्ड गैनी मैनफोर्ड, टाइगर मैन ऑफ इंडियन कैलाश सांख्याल्या। इसके अलावा निम्न में से कौन सा एक पक्षी जो है शीत ऋतु में प्रवास हेतु भारत नहीं आता? तो भारत आने वाले में देखिए आपको साइबेरियन क्रेन भी मिल जाता है, ग्रेटर फ्लेमिंगो मिल जाता है, सफ़ेद बॉकटेल भी मिल जाता है, परंतु बी यानी कि कॉम्ब टक ये नहीं मिलता। तो ये इसका राइट आंसर होगा, जो भारत प्रवास के लिए नहीं आता। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ देखिए हमको देखने को मिलता है, जैसे सिमलीपाल की अगर बात करें तो ये कहाँ देखने को मिलता है? उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद दिहांग दिबांग आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। नोकरेक की अगर बात करें तो ये मेघालय में देखने को मिलता है। उसके बाद कोल्ड डेजर्ट की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में। तो इस हिसाब से अगर देखें तो डी नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यानों में जो है पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर देखना है। तो पहले से बाद के क्रम में, ठीक है, तो पहले से बाद के क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले की अगर बात करें तो जिम कार्बेट आता है, यानी कि 2 नंबर का हमारा पहला आएगा। उसके बाद कान्हा आता है, कान्हा मतलब चौथे नंबर का। उसके बाद आता है काजीरंगा यानी कि तीसरे नंबर का। उसके बाद आता है साइलेंट वैली, यानी कि 2 4 3 1 2 4 3 1 कहाँ पे देखने को मिलता है? डी में। ठीक है, 2 4 3 1 हमको देखने को मिलता है, डी नंबर का राइट आंसर। और आप यहाँ ये भी देख सकते हैं सन इनके। सामाजिक वानिकी जो था, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो यहाँ खेजड़ी हमने जो पहले भी देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जानवर कठोर जलवायु को सहन करने में सक्षम होते? तो हिमालय क्षेत्र जो है इसके जानवर जो है कठोर जलवायु को सहन करने में सक्षम होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आप देखिए यहाँ पे जो है सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए भारत जो है विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में भारत आते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। घड़ियाल संपूर्ण विश्व में केवल भारत में, ये गलत है। प्राकृतिक रूप से अब भारत में चीता नहीं है, ये भी गलत है। तो 1 और 2 बस सही है हमारे, यानी कि सी नंबर का राइट आंसर है। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीज बचाओ आंदोलन का संबंध जो है उत्तराखंड जो उत्तरी भारत का राज्य है वो उसमें हमको देखने को मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन को चुनना है। तो देखिए यहाँ पे जो है संकटग्रस्त जातियाँ बेजातियाँ होती जिन्हें लुप्त होने का खतरा होता है, ये तो सही है। सुभेद जातियाँ बेजातियाँ होती जिनकी संख्या घट रही है, ये भी सही है। लुप्त जातियाँ बेजातियाँ होती है जो इनके रहने के आवासों की खोज करने पर अनुपस्थित पाई जाती, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, एक भी गलत नहीं है। तो असत्य कथन एक भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद ESZ का पूर्ण रूप क्या है? तो ESZ का पूर्ण रूप जो है इको सेंसिटिव जोन होता है। इको सेंसिटिव जोन कहाँ पे है? ये बी नंबर में हमको देखने को मिलता है, बी नंबर इसका राइट आंसर है। तो ये हमारे कंप्लीट वन और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित यहाँ पे कुछ ओवरव्यू हमने देखे और संपूर्ण क्वेश्चन हमने देखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए थे और कुछ जो है पूछे जा सकते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टोर में जाकर सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन जो प्ले स्टोर में ऐप होता है एंड्रॉयड ऐप,
उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे लेक्चर और पीडीएफ क्रमशः आपको मिल जाएंगे। यदि आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी में लेकर आया अपनी फ्री टेस्ट सीरीज। ये फ्री टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज यहाँ पे चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, और इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विभिन्न तारीखों पे यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज होगी और यहाँ पे टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। और साथ ही साथ यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो सेम यही प्रोसेस होगी और टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की तरफ से। विभिन्न तारीखों में यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज चलने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप प्लस फीचर की तरफ जाते हैं अनअकैडमी के, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊँ तो फ्री और प्लस वाले प्लान में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे फ्री वाले प्लान में यहाँ पे सिलेबस है वो लिमिटेड है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ पे चलेंगे, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स है और यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा वो यहाँ पे रहेंगे पूरे लिमिटेड। और यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन इसमें लेंगे तो यहाँ पे ये सारे हो जाएंगे अनलिमिटेड कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं अनअकैडमी के। और यहाँ पे अचीवर्स बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 स्प्रिंट कोर्स थ्रू एमसीक्यू, और यहाँ पे 18 फरवरी से ये शुरू हो चुका है। फाउंडेशन बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ पे 18 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो चुका है। साथ ही साथ लक्ष्य एमपीपीएससी 2022 है, यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स और एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 19 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से इंटरेक्ट करने का। और 1 माह से ये जो फॉर्म स्लैब है 10% से 5% होने वाली है, तो 1 माह से पहले आप अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। और सब्सक्रिप्शन लेते टाइम यहाँ पे सरकार टाइम प्रोमो कोड जरूर डालें। सरकार टाइम प्रोमो कोड डालने के बाद यहाँ पे 10% तक का आप डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो देर किस बात की, लेट्स क्रैक इट।